Hello, dear students. Let's start set 18 2020 CHSL. क्वेश्चन वन आपके सामने दोस्त। क्वेश्चन वन, in the sentence identify the segment which contains the grammatical error. तो चलिए बताइए क्या प्रॉब्लम। द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकग्निशन। तो जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे माना जाएगा वो वे के अनुसार आपका यहाँ पे आर होगा। आर है मतलब एज होगा, चूंकि वे सिंगुलर है यहाँ, ये होगा एज। तो जो मेजर प्रॉब्लम है वो तो आपकी ये है एज। थ्रू डूइंग दिस, मैं थ्रू जो है अगर चाहे तो बनाए रखें, ड्रॉप कर दें तो और बेटर हो जाएगा। तो ये बड़ा मिस्टेक नहीं है, लेकिन आर की जगह एज को करना बड़ा मिस्टेक है। यानी ये क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, इसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। देखिए सीधा फंडा होता है, इसको लेके मैं यही बोलता हूँ कि जब भी आपका नाउन के बाद या प्रपोजिशन हो या कोई क्रिया हो, तो फिर समझ लेना कि इस नाउन के बाद कोई भी आपका नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, बल्कि ये जो पहले बैठा है प्रपोजिशन और क्रिया के बाद वही सब्जेक्ट माना जाएगा। अगर इसको दृष्टिगत रखा जाए तो फिर तो भाई यहाँ पे देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे देख ही रहे हैं आप कि जो वे है आपका यही सब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि इस बार टू गेट आपकी क्रिया बैठी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कोई डाउट होगा। ये था क्वेश्चन वन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है जरा देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर टू, कट टू द चेज। कट टू द चेज का क्या मीनिंग होगा? कट टू द चेज का मीनिंग क्या होगा यहाँ जल्दी से बताइए। तो कट टू द चेज का मीन्स होता है टू द पॉइंट। टू द पॉइंट यानी मूल बात पर रहना या मूल बात पर आना। तो कट टू द चेज में स्लीपिंग लॉन्ग आज नहीं होगा। टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लीविंग आउट द डिटेल, यही है आपका राइट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करना और डिटेल्स को छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर। इसके लिए कॉन्स्पिक्यूअस भी देखने को मिलता है। तो एक्सप्लिसिट का अगर हम पर्यायवाची लेते हैं तो ल्यूसिड होगा, क्योंकि ल्यूसिड भी स्पष्ट के लिए आता है। ये तो नॉट क्लियर है, ये दोनों नॉट क्लियर। ये दोनों जो ए और बी हैं बेटा, ये जो है नॉट क्लियर, अस्पष्ट। नॉट क्लियर के तौर पे इनको नोट करके याद कर लेना। और कंपैटिबल होता है फ्रेंडली। कंपैटिबल जो होता है फ्रेंडली होता है सामंजस्यपूर्ण या मित्रवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ पर्सन हु स्पीक्स ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, जो खुद की तारीफ करता है, इसे भाई साहब बोलते हैं ईगोटिस्ट। तो राइट ऑप्शन सी हो गया। नेशनलिस्ट जो है राष्ट्रवादी है, आप जानते ही होंगे ये बात। एवेंजलिस्ट जो होता है ईसाई धर्म प्रचारक होता है। ईसाई धर्म प्रचारक। और कन्वेंशनलिस्ट जो होता है, या इसी को हम लिख दें ट्रेडिशनलिस्ट। TRADITIONALIST। ट्रेडिशनलिस्ट लिख दें तो क्या दिक्कत है बताओ।
परंपरावादी, परंपरावादी भी तो पढ़ सकते हैं इसको। बात समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां ध्यान से देखिएगा, मजा आए। एवरीवन वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, हर व्यक्ति खुश होना चाहता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी हैप्पी, मैं भी खुश होना चाहता हूँ। दैट इज वैन आई एम एट माई बेस्ट, और यही वो वक्त होता है जब मैं अपने बेस्ट पे होता हूँ, यानी अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भी होता है, सबसे अच्छा काम भी होता है। आई नो दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मी, मुझे पता है कि जो खुशी आती है वो फ्रॉम मी आती है, नॉट फ्रॉम आउटसाइड, यानी बाहर से नहीं आती है बल्कि अंदर से ही आती होगी। द टूल, तो ये हैप्पीनेस पे है तो शुरुआत ही कर लेते हैं, सीधा ऑप्शन 1 लेते हैं। हर आदमी खुश होना चाहता है, मैं भी खुश होना चाहता हूँ। इसके बाद दैट इज व्हेन आई एम एट माई बेस्ट, क्योंकि, तो कंजंक्शन क्योंकि यहाँ पे आ रहा है। अनलेस तो होता है यदि नहीं, अनटिल होता है जब तक, ये तो रहे आने से, UNTIL होता है। नेवरदलेस होता है के बावजूद। तो दोस्त यहाँ पे जो है बिकॉज का प्रयोग करें, क्योंकि ये सबसे सही अर्थ दे रहा है। बिकॉज सबसे सटीक मीनिंग दे रहा है यहाँ पे। क्योंकि थोड़ा और चेंज करें कोई बढ़िया, विच वन ये लेते हैं, क्योंकि, है ना। अब आप आ गए आगे। और आई नो दैट, और मैं जानता हूं कि जो हैप्पीनेस है वो कहाँ से आती है। कम फ्रॉम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कम फ्रॉम, तो हैप्पीनेस कहाँ से आती भाई। आई नो दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम, तो ये आउटसाइड का अपोजिट क्या होगा, विद इन। तो हैप्पीनेस जो है वो अंदर से आती है, हैप्पीनेस कहाँ से आती है, विद इन आती है। तो यहाँ पे विद इन का प्रयोग करना है। यहाँ आपने जो है वो बिकॉज का प्रयोग किया है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस आप देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में क्या आ रहा है, द टूल्स आई विल हैव टू लर्न। और द टूल के साथ अगर हम जाते हैं तो टूल का एडजेक्टिव चाहिए। पावरफुल टूल हो सकता है, अफेक्टिव तो नेगेटिव प्रभाव डालने वाले होते हैं, नेगेटिव प्रभाव के लिए आता है अफेक्टिव। इफेक्टिव होता तो अच्छा होता है। एफर्टलेस, जिस सरल होता है, एफर्टलेस में बिना किसी खास कोशिश के, नहीं सरल तरीके से। स्टेबल होता है, स्थिर। तो टूल का जो आपको एडजेक्टिव लेना है वो होगा पावरफुल टूल्स। द पावरफुल टूल्स आई विल हैव टू लर्न टू यूज हियर, जो टूल, जो तरीके हमें सीखना है, विल ओनली वर्क, वो काम करेंगे, इफ आई अंडरस्टैंड, अगर मैं समझूं, दैट आई एम इन ऑफ माई थॉट्स, कि मैं अपने थॉट्स में हूं। तो इफ आई एम इन माई थॉट्स, अब देखिए यहाँ पे इफ आई एम इन माई थॉट्स, यहाँ पे एक फ्रेज आपका आ गया कंट्रोल में, इन चार्ज ऑफ समथिंग, किसी चीज के चार्ज का मतलब होता है अपने नियंत्रण में रखना। तो इन चार्ज ऑफ माई थॉट्स, ये देखो फ्रेजेज हैं, बार बार हम लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं तब भी हाईलाइट करते रहते हैं। इन चार्ज ऑफ, क्या होगा, इन चार्ज ऑफ माई थॉट्स, अगर मेरे थॉट्स कंट्रोल में हो, एक्शन कंट्रोल में हो, इमोशन कंट्रोल में हो, एंड इफ आई एम विलिंग टू डू सम सिंपल एक्सरसाइज, अगर और मेरी इच्छा हो कि मैं कोई एक्सरसाइज करूं ऑन ए बेसिस। अब एक्सरसाइज कैसे की जाती है, कौन सा बेस आप रखोगे एक्सरसाइज करने का, तो स्वाभाविक सा फंडा है ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि स्टिमुलेंट तो उत्प्रेरक होता है, टेम्पररी अस्थायी होता है, तो आप अस्थायी थोड़ी करोगे। और लीगल जो है वो वैधानिक होता है, तो आप एक्सरसाइज कैसे करेंगे, रेगुलर। तो ये हो सकता है रेगुलर, नियमित एक्सरसाइज करने से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी से कमेंट करो। एज लॉन्ग एज दे आर हियर, जितनी देर तक वो यहाँ है, हरी वॉन्ट अटेंड द ट्रेनिंग, उतनी देर तक हरी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा।
एज लॉन्ग एज के साथ कोई चेंज न करें, क्योंकि ये वाक्य आप करेगा। दो बातें बताऊंगा यहाँ पे। ये वाक्य सकारात्मक है, यानी कि अफर्मेटिव। दूसरे से कोई लेना देना नहीं, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अगर आप एज का प्रयोग करते हैं तो ये जनरली अफर्मेटिव में तो नंबर एक माना जाता है। या यूं कह लें कि सो एज का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता है। तो सो लॉन्ग एज कट गया, एज लॉन्ग दैट तो होता ही नहीं है। सो फार एज कट गया, क्योंकि सो पहले हो बाद में एज हो, तो ये बात अफर्मेटिव में लागू नहीं होती है। और दे आर हियर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। बहुत ही सटीक टू द पॉइंट आपको इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं। अगर आप फंडामेंटल्स ठीक से पढ़े होंगे तो ये बात आपको तुरंत समझ में आने वाली है, और नहीं पढ़े हैं तो मत देर करना दोस्त, फंडामेंटल जरूर पढ़ना। हमारी आपसे बड़ी गहरी इच्छा है कि फंडामेंटल पढ़ के ही आप प्रैक्टिस करें। क्लाउडी, अब क्लाउडी को अगर हम लेते हैं अपोजिट चाहिए, तो ऐसे में सबसे पहले तो क्लाउडी का सेंस समझना बहुत जरूरी है। तो ये होता है अस्पष्ट, यानी नॉट क्लियर। अगर नॉट क्लियर इसका मीनिंग है तो इंडेफिनिट अनिश्चित होता है, वेग अनिश्चित होता है, ये दोनों इसके पर्यायवाची हैं। अगर मैं क्लाउडी को इंडेफिनिट और वेग से जोड़ूं, इंडेफिनिट, वेग और मर्की भी जोड़ सकते हैं आप। यहाँ मर्की का एक मीन्स सैड होता है, एक धुंधला होता है। तो अस्पष्ट या धुंधला, ये चार शब्द हैं, अस्पष्ट या धुंधला। तो दोस्त इन चारों को आप फॉलो करिएगा। तो ऐसे में आपका जो अपोजिट है वो ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि ये होता है स्पष्ट, ये होता है स्पष्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको मजा आया होगा इसको करने में। 12 देखें क्या करना है। 12, कीप अ सिविल टंग। अगर आप सिविल टंग रखते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से और बड़े विनम्र भाव से बात करते हैं। तो मेंटेन साइलेंस व्हेन नीडेड नहीं एक्सप्रेस। डिसेंट का मतलब होता है सहमति या नाराजगी, ये नहीं। आर्ग्यू विद सॉफ्ट वर्ड्स भी आपका नहीं। स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस आपका राइट आंसर है। विनम्रता से बात करने के लिए आता है, विनम्रता से बात करना, विनम्रता से बात करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कीप अ सिविल टंग। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं 1000 बार कि 499 का मिला था आपको ऑफर में, ये ऑफर प्राइस थी उस समय। इस वक्त तो ये आई थिंक शायद 799 का है क्या ये कोर्स। सोचो 499 का जो ऑफर प्राइस था, इसमें लोग परचेज करते हैं, बड़ा सोचे कि करें कि ना करें, जबकि हर सेट पैसा वसूल है। कीप अ सिविल टंग, क्लाउडी, इनके वर्ड्स ही तैयार हो जाएं तो मजा आ जाए। इसलिए आप लोग बहुत मत सोचा करो। सबसे सस्ता सबसे बेहतर है आर्क इंग्लिश ओरेकल प्लेटफॉर्म, सबसे सस्ता है दोस्त। और सिस्टमेटिक पेपर सॉल्व करने को मिल रहा है आपको। द स्टोर कीपर आस्क्ड द सिक्योरिटी डिड यू सी, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब आपकी पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच को हमें टेंस बदलना होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट होगा, ये नहीं होगा। इफ हेड वाला नहीं होगा, क्योंकि पहले सब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर क्रिया आती, तो ये भी काम से गया, ये भी काम से गया, आंसर आ गया। वेदर ही हैड सीन, हमने टेंस से पकड़ लिया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट कौन से टेंस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। दूसरा रूल क्या है कि जब आप इफ या वेदर लेते हो तो सबसे पहले इफ या वेदर के बाद किसको देखते हो, पहले सब्जेक्ट को, फिर हेल्पिंग वर्ब को। तो ये सीक्वेंस जब देखा तो एक सेकंड ऑप्शन इसी से कट गया, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन टेंस नहीं बदला था उससे कट गया। तो सी आंसर आपका निकल आया। यस और नो, तो जल्दी से बताओ यस नो। नेक्स्ट देखें, पेनलेस डेथ गिवन टू पेशेंट्स टू रिलीव सफरिंग। बहुत रिपीट क्वेश्चन है दोस्त, ये कई बार आ चुका है। इच्छा मृत्यु के सेंस में आता है, और यूथेनेजिया ये होता है जिसमें आप पेनलेस डेथ मिलती है किसी को, दर्द नहीं होगा। अगर वो कष्ट में चल रहा है, उसका जीवन बहुत तकलीफ में है, तो उसको इच्छा मृत्यु का मौका मिलना चाहिए। इसे हिंदी में बोलते हैं इच्छा मृत्यु। भैया मैं दर्द नहीं झेल पा रहा हूँ, मुझे मरना है, तो बताइए क्या करें, तो फिर यूथनेजिया लें। यूफोरिया होता है एकदम बिल्कुल खुशी का उन्माद, खुशी का पागलपन। जैसे भारत जीता है मैच मान लो पाकिस्तान के खिलाफ, तो यूफोरिया था, खुशी का उन्माद।
और यूफेमिज्म होता है मीठी वाणी, मीठी वाणी, मीठी भाषा, बहुत ही मीठी मीठी लैंग्वेज बोलना, खराब चीज़ों के लिए भी अच्छी भाषा बोलना। तो यूफोर अच्छा यूफोरबिया था एक शब्द, सॉरी, और ये यूफोरिया था। तो खुशी का अनुवाद होता है यूफोरिया के लिए। खुशी का अनुवाद किसके लिए आता है? यूफोरिया के लिए आता है। और यूफोरबिया जो होता है, ये एक काइंड ऑफ जंगल में पाई जाने वाली मूली होती है जिसे वन मूली बोलते हैं। क्षमा करें, ये यूफोरिया है खुशी का अनुवाद। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भैया इनको तो बहुत ही आसान बना लीजिए आप लोग। जंबल सेंटेंस में देखो, एक फंडा तो ये है कि पहले सी सी यहाँ देखा, तो कहीं ना कहीं सी की गुंजाइश है कि सी शुरुआत करेगा। तो पढ़िए, फ्रैंको वॉज अ फिशरमैन हु लिव्ड ऑन द बीच। ठीक है, फ्रैंको फिशरमैन था जो बीच पर रहता था। अब हमें सी के बाद जाना है, तो ही हैड बीन फिशिंग फॉर एज लॉन्ग एज ही कुड रिमेंबर। और वो बहुत लंबे समय से फिशिंग कर रहा है। एवरी मॉर्निंग ही वुड अराइव विद अ बिग कैच ऑफ फ्रेश फिश एंड सेल इट इन द मार्केट। व्हेन फ्रैंको वॉज यंग ही वुड स्टे एट सी ऑल नाइट। और जब फ्रैंको यंग था तो वो पूरे रात वहाँ पे रुका करता था। तो ऐसे में आपको सी के बाद सबसे पहले तो अगर हम जाएंगे तो डी की तरफ, चूंकि फ्रीक्वेंसी भी डी का है, ये हमेशा हेल्प करता है, ये हमेशा हेल्प करता है। तो डी के बाद डी से गया तो ही हैड बीन फिशिंग, उसका जो काम था फिशिंग का लंबे समय तक कर रहा था। और जितना उसे याद आता है, तो उसे याद आता है कि वो फिशिंग कर रहा था अपने जीवन काल में। इसके बाद हम जाएंगे बी या ए पर। तो बी और ए में आप किस पर जाएंगे? बी और ए में, बस बी और ए में आपको फैसला करना है। तो जल्दी से डिसाइड करें, तो पहले ए पे जाएंगे। अब हम भूतकाल में चले जाएंगे, शुरुआत में उसकी जवानी के समय में। जब वो यंग था तो वो हमेशा रात में रुका करता था समुद्र के पास, और हर सुबह जो है वो बिग कैच ऑफ फ्रेश फिश एंड सेल इट इन द मार्केट, मछली पकड़ता था और मार्केट में बेचता था। तो ये जो है आपका आंसर है सी ऑप्शन, यानी सी डी, सी डी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या इशू है इसमें। और ये मांगा गया है, कोई ग्रामेटिकल एरर है तो बताना है। द मैन विद अ लॉस्ट आई। अब देखो यहाँ पे विद प्रेपोजिशन आ गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो सब्जेक्ट है नहीं, ये तो मॉडिफायर है, एडजेक्टिव फ्रेज है। किसका एडजेक्टिव फ्रेज है? मैन का। तो मैन असली सब्जेक्ट है, असली सब्जेक्ट आपका मैन है भाई इसमें। हाँ, तो मैन के हिसाब से क्रिया तो है सही नहीं है, हैज होना चाहिए यहाँ पे। तो आंसर एरिया आपका जा रहा है डी, NEIGHBOUR, नेबरहुड। तो आप यहाँ पे, ये तो सही है। जो आपका यहाँ विशेष ध्यान रखना वो ये है, ये देखें NEIGHBOUR। भाई नेबरहुड की स्पेलिंग में कोई कमी है क्या? जल्दी बताओ। सही स्पेलिंग है फिर भी, चलिए स्पेलिंग सही से। तो ये आंसर एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 17। भाई शीतल माइट हैव मिसप्लेस्ड मोहन्स वॉलेट इन देयर रश। भागम भाग में हो सकता है उसने कहीं गलत रख दिया, और शीतल ने, मोहन का वॉलेट होता है पर्स एक तरह से, पुरुषों के जो पर्स होते हैं उसे वॉलेट बोलते हैं। अब पैसिव फॉर्म देखो, आप लोग अपने पर्स को वॉलेट बोला करो। जो लड़के यूज करते हैं पॉकेट में डाल के, उसे वॉलेट बोलते हैं, उसे पर्स नहीं बोलते। पर्स बेसिकली लेडीज के लिए आता है। तो शीतल माइट है मिसप्लेस्ड मोहन्स वॉलेट इन द रश। तो माइट है क्रिया का थर्ड फॉर्म मिला है, ये एक्टिव पैटर्न है, इसका पैसिव चाहिए। तो किसी भी मॉडल के साथ, किसी भी मॉडल के साथ, किसी भी मॉडल के साथ, भाई किसी भी मॉडल के साथ अगर आप होंगे, और आपको अगर है मिल जाए और वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो बराबर इसका जो एक्टिव है इसका पैसिव क्या होता है? इसका पैसिव होता है वही मॉडल ले लो, हैव लो, बीन ले लो, और क्रिया का थर्ड फॉर्म ले लो। तो भाई मे तो आएगा नहीं, माइट भी आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, माइट हैव बीन। तो ये मिल गया, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को भड़काना, किसी को इंसाइट करना, एक्साइट भी लिख सकते हैं आप, स्टिमुलेट करना।
तो ऐसे में आप यहाँ पे अगर पर्यायवाची लेते हैं तो भाई स्टैग्नेट तो रुक जाना या थम जाना होता है, थम जाना, स्थिर हो जाना, थम जाना। इंस्टिल का मतलब होता है भर देना, जैसे उसके मन में मैंने विश्वास भर दिया। इम्बाइब का मतलब होता है कोई चीज़ का प्रभाव लेना, प्रभाव लेना, असर लेना। किंडल इसका जो है पर्यायवाची होगा, किंडल भी प्रेरित करने के लिए आता है। अब इन सब का मतलब किसी काम को अर्ज करना या प्रेरित करना भी हो सकता है, तो इंस्पायर के साथ भी जा सकते हैं। किसी को किसी काम के लिए उकसाना, कहना या प्रेरित करना, इस तरह का डायरेक्शन है। भाई रॉन्गली स्पेल्ड बताना है तो टेलीपैथी दूर की चिकित्सा है, एलोपैथी जो है अंग्रेजी चिकित्सा है, ALLOPATHY दिया है इसमें। अब आप ही बता दीजिए किसका स्पेलिंग गड़बड़ हो रहा है ना। और होम्योपैथी की HOMEO, तो होम्योपैथी की स्पेलिंग गलत है, HOMEOPATHY, होम्योपैथी आपका सही है। नेचुरोपैथी जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा होती है, जड़ी बूटियों से, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आता है। तो फिर आप इसमें डी को ऑप्शन बनाएं। 20 को देखें, आप ही बताइए 20 में क्या करना है। गिवन बिलो आर फोर जंबल सेंटेंसेस, है ना। तो आप इन्हें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। थ्रू जॉन फाउंड नन ही वाज नॉट रेडी टू गिवन, गिवन होता है सरेंडर करना। डी तो बिल्कुल होना नहीं है, बी होना नहीं है, तो डी कट गया। सी तो आपका पक्का होगा। जॉन वांटेड टू हैव अ बिग वेल डग, जॉन चाहता था एक बड़ा सा डग, बड़ा सा डग माने गड्ढा कह लीजिए इसको, गड्ढा। तो अब आप सी पे जाएंगे, सी के बाद फ्रीक्वेंसी डी का है, तो ही सर्च्ड अराउंड फॉर वर्कर्स हु वुड डू द जॉब फॉर हिम। तो बिल्कुल आप जो है सर्च की तरफ जाएंगे तो डी पे जाओगे, ये फ्रीक्वेंसी सेकंड पोजीशन फ्रीक्वेंसी, तो सी के बाद डी आ गया। अब सी डी के बाद ए और बी में लेना है। ही कंटिन्यू सर्च टिल नून टू, दो, TH, दो जॉन फाउंड नन ही वॉज नॉट रेडी टू गिव। तो आप यहाँ बी पे जाएंगे फिर ए पे जाएंगे, क्योंकि भाई सी के बाद डी और फिर ए, दो जॉन फाउंड नन ही वॉज नॉट रेडी टू गिवन, पहले ए, यानी सी डी के बाद ए, गिवन नहीं करना चाहता था, इसीलिए फिर कंटिन्यूड द सर्च टिल नून, इसलिए उसने अपनी खोज जो है वो दोपहर तक चालू रखी। तो गिवंस का सेंस से अगर देखें तो फिर डी बी जो है वो लास्ट में आएगा। ये CDAB यानी ए ऑप्शन आपका। 21 को बताएं भाई आप लोग। प्लैकेट बहुत सारे शब्द मैं दे चुका हूँ इसके, PLACATE, प्लैकेट, पैसिफाई, मोलीफाई, अले, ALLAY, अले, अपीज, सबका मतलब शांत करना, शांत करना या शांत कराना। तो भाई प्लैकेट का अपोजिट चाहिए, तो ये तो शांत करने में अपीज इसका पर्यायवाची है, साइनो है। कंसिलिएट भी कहीं ना कहीं साइनो है, क्योंकि समझौता होता तब भी शांत होते। तो इनरेज आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, इनरेज आपका यहाँ पे। और प्रोपिशिएट भी इसका साइनो है, ये भी सेटिस्फाई करना, किसी को सेटिस्फाई करना भी लिख दो, प्लीज करना भी इसी दिशा में लिख दो आप। सारे वर्ड एक हैं, बस एक अकेला इसमें है इनरेज, गुस्सा दिलाना। इनरेज का मतलब होता है अनॉय करना, इनरेज बराबर अनॉय, गुस्सा दिलाना। 22 पे क्या है भाई, सक्सेस इज द ऑफ टेकिंग रिस्क एवरीबडी नोज। तो सक्सेस इज द, रिस्क लेने का परिणाम। तो परिणाम के लिए जो है आप कौन सा शब्द लेंगे, सफलता जोखिम उठाने का परिणाम है, तो बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का एक मीन्स होता है रिजल्ट, एक मीन्स होता है आउटकम, एक मीन्स होता है आफ्टर मैथ, परिणाम। तो भाई यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। बाकी टेंशन प्रेशर बर्डन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉट ऑफ टाइम्स। तो या तो ए लॉट ऑफ टाइम करोगे, है ना, मच ऑफ द टाइम, ए लॉट ऑफ टाइम्स होता नहीं। दो होते हैं यार, ये एक होता है ए लॉट ऑफ टाइम और रिपीट क्वेश्चन है, जान लीजिए, ए लॉट ऑफ और एक होता है लॉट्स ऑफ। और इनके बाद एनसीएन भी आता है, नहीं अनकाउंटेबल भी आता है और प्लूरल नाउन भी आता है, कभी कभी तो सिंगुलर नाउन भी आता है। तो ऐसे में ए लॉट ऑफ के साथ टाइम लेंगे आप यहाँ, सी को आंसर बनाएंगे। अ लॉट ऑफ टाइम शी एडवाइज्ड हिम फॉर बीइंग लेजी, शी एडवाइज्ड हिम फॉर बीइंग लेजी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक आ रहा है। देखो तीनों आ सकते हैं, लेकिन ये एक ही बार की बात नहीं है, उसने कई बार सुझाव दिया है यहाँ, इसलिए क्षमा के साथ इसको बदलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा। कई बार उसने सुझाव दिया फॉर बीइंग लेजी फॉर कंप्लीटिंग सच अ टफ टास्क। ऐसे टास्क में जो आप आलसी हैं उस पर उसने कई बार सजेशन दिया, सुझाव दिया। आई एम सॉरी, हियर इट इज फर्स्ट ऑप्शन है, बहुत ही लॉजिकली फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां अगर देखा जाए दोस्त, पीपल रेडिली एक्सेप्ट एनी ऑफ देयर लीडर्स, अपने नेता की किसी भी चीज को बहुत ही इच्छा से, मन से, तत्परता से स्वीकार करते हैं, इफ सपोर्टेड बाय द मीडिया, अगर उसे मीडिया ने सपोर्ट किया हो। तो लोग जो है नेता की कौन सी डिस्प्यूट को थोड़ी करेंगे, आर्गुमेंट, कॉम्प्रोमाइज या कंसेशन। कंसेशन रियायत के लिए आता है, छूट या रियायत ये भी नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होगा, तो आर्गुमेंट, किसी भी आर्गुमेंट को स्वीकार कर लेते हैं अगर वो मीडिया के द्वारा सपोर्टेड आर्गुमेंट है तो। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस पेपर का ये, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रेजिड्यूअल मन होता है बचा हुआ, बचा हुआ या शेष। सॉल्वेंट होता है विलेय, जो घुल जाए किसी चीज में। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग गलत है, पॉल्यूटेंट होता है प्रदूषक तत्व, प्रदूषक तत्व। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग होती ENVIRONMENT, ENVIO जो आया वो गलत है, और ये स्पेलिंग सही है पर्यावरण। कितनी बार बच्चे पर्यावरण लिखते हैं, लेकिन देखो स्पेलिंग पूछा है, कुछ लोग इसी को गलत करके आ रहे हैं। दोस्तों हमारा ये जो सेट है, इसमें अगर कोई भी डाउट्स हो चैट ग्रुप में आके आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका जवाब 24 आवर्स में जरूर आ जाएगा। सो प्लीज़ कीप कमेंटिंग, ताकि हमें भी पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।